अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप द्रोण टीवी देख रहे हैं। आज थोड़ा बात कर लेते हैं ये जो तकरीबन 2.5 दर्जन से ज़्यादा जो कोऑर्डिनेटर रखे गए हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान ने, उनकी कारकर्दगी क्या है। और साथ में एक बहुत भयानक खबर रिपोर्ट है, वो ये है कि बलूचिस्तान में जो कैंसर का मूजी मरज़ है ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि अभी लोग इलाज करने के भी काबिल नहीं रहे हैं। ज़्यादातर इनमें बच्चों की जो है वो तादाद बताई जाती है। तो आगे का बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है जी। सबसे पहले एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। एक डॉक्टर, 2-3 डॉक्टर्स जो एक दिन पहले जो है कैंसर का आलमी दिन जो मनाया गया था, उसमें एक रिपोर्ट सामने आई है जो बलूचिस्तान के अपने डॉक्टर हैं उनके बकौल के 70% जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को कैंसर का इलाज वो नहीं करवा सकते। यानी गुर्बत इस हद तक है कि अगर किसी का बच्चा जो है वो अगर खुदा न ख्वास्ता कैंसर जैसे भयानक बीमारी का शिकार हो तो उनके पास उसके इलाज मुआलजा करने की वो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको इलाज मुआलजा करने का। तो जो भी बच्चा अगर ये जो 70% लोग हैं बस इन घरों में अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कैंसर की बीमारी आ जाती है तो वालिदैन जो है बड़ी मायूसी से अपने बच्चे को जो है इसी बीमारी में मरते हुए वो देख रहे होते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता। एक तो ये कि बलूचिस्तान में जो गुर्बत है वो तकरीबन जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक 80% है। ये रिपोर्ट्स साल पहले की हैं। अगर उसके बाद महंगाई का अगर शरह आप देख लें तो बलूचिस्तान में ये जो गुर्बत का जो शरह है वो ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात हैं। अगर करंट कोई सर्वे किया जाए तो बलूचिस्तान में गुर्बत की जो है वो मेरे ख़्याल में शरह ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात पैदा होंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे रोज़गार के मौके मौजूद नहीं हैं। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। कोई यहाँ पे ज़राए आमदन बिल्कुल मादूम हो के ख़त्म हो चुका है। मतलब कहीं पे भी आपको ज़राए आमदन वो नज़र नहीं आएगा। ले दे के ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी नौकरियाँ होती है उसमें लोगों को अगर कहीं पे बाई चांस कहीं पे उधार शुधार लेके ज़ेवरात बेच के अगर किसी कोई ख़रीद ली उसने एक सरकारी नौकरी, वो भी उसको ज़िंदा रखने तक मतलब ऑक्सीजन दे सकता है वो सरकारी नौकरी। इससे ज़्यादा जो क्लास 4 के हैं वो तो मतलब वो ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के लिए वो तनख्वाह उनको मिलती है, वो उस पर गुज़र बसर कर सकते हैं। अदरवाइज़ बलूचिस्तान में कोई कोई कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगा कोई ज़राए आमदन के। आप यूँ समझें कि जो रोज़गार के मौके हैं या ज़राए आमदन है जिससे लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली आए, वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। दुनिया में लोग ज़राए रोज़गार जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को पावरफुल करते हैं, उसको जो स्ट्रेंथन करते हैं। और लेकिन बलूचिस्तान का सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। मतलब हम बरक्स चल रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों को बरक्स लेके जाया जा रहा है। पहले ये होता था, आज से 5-6 साल पहले अगर देखा जाता तो वहाँ पे ये ज़रूर होता कि अगर कहीं और नहीं तो ये जो बॉर्डर में जो आप इसको स्मगलिंग कहें जो भी कहें, इससे थोड़ी बहुत लोगों की ज़राए आमदन का जो है एक ज़रिया था आमदन का। इसके अलावा जो मेहनत मजदूरी के लिए बैरूनी मुल्क को चले जाते, ज़्यादातर जो बलूचिस्तान के हमारे जो लोग हैं वो दुबई या सऊदीया जाते हैं वहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए। वो ज़राए भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। क्योंकि एक तो ये है कि शायद अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो है अभी उस तरह के रोज़गार के वहाँ पे भी मौके नहीं हैं, या और कंट्रीज़ के लोग कम पैसों पे शायद वो काम करने को तैयार होते हैं। और बलूचिस्तान के लोग जो 1000 दरम या दुबई के 1000 दरम 1500 दरम के लिए जो काम करते थे वो ये जो महंगाई का जो लहर आया है ना वो भी अभी उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा।
जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से लोग अब गुर्बत की चक्की में मज़ीद पिसते जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि ये तो इशू सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, और पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन बलूचिस्तान का इसलिए ज़िक्र ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ ज़राए आमदन नहीं है। बाकी बड़े शहरों में अगर आप सूबों में जब चले जाएँ तो वहाँ पे कम से कम कहीं ना कोई मज़दूरी तो मिलता ही होगा। लेकिन बलूचिस्तान में हज़ारों नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं। उनको ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जिन्होंने मास्टर की डिग्रियां ली हुई हैं, वो होटलों पे, चने की जो होटल हैं वहाँ पे काम करने को तैयार होते हैं, लेकिन उधर भी उनको ज़ाहिर है कि वो जगह नहीं होती। अगर एक सरकारी नौकरी आती है, फ़र्ज़ करो 10 नौकरियां होती हैं सरकारी, तो उसमें 10,000 लोग डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। और ज़रा के ऊपर से पैसे का जो गेम है कि पैसे दो तो नौकरी ले लो। बहुत से ऐसे नौजवान हैं बहुत से ऐसे बेरोज़गार हैं जो मुतासर हुए हैं इन सरकारी नौकरियों से। उन्होंने पैसे भी दिए हैं, बाद में उनकी नौकरियां भी नहीं हुई हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, उनको नौकरियां मिली हैं, लेकिन 3-4 महीने 6 महीने के बाद वो नौकरियां ख़त्म हुई हैं। जो जमा पूंजी या घर में जो कुछ उनके पड़े हुए थे, तो वो भी ज़ाहिर है कि नौकरी के चक्कर में वो भी गंवा दिए। तो यही वजह है कि बीमारियों में ज़ाहिर फिर लोगों को लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। कैंसर जैसे मरज़ के लिए जो इसका इलाज मुआलजा है वो इंतहाई महंगा है। बड़े से बड़े जो है वो सरमाएदार शायद उसको अफोर्ड कर सकें, लेकिन आम तबका, आम आमदनी वाला शख्स या क्लास 4 का कोई मुलाजिम, या इवन कि आप 10-12 ग्रेड के अगर कोई सरकारी मुलाजिम भी हो, खुदा न खास्ता उसके घर में कोई कैंसर की बीमारी किसी बच्चे को है, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है इसको। तो ये रिपोर्ट इंतहाई भयानक है मेरे ख़्याल में कि पहले वैसे तो बलूचिस्तान अगर देखा जाए सिर्फ कैंसर नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में दही इलाके हैं, वहाँ पे अगर किसी को सांप भी काट ले उसके लिए भी कोई मेडिसिन मैसर नहीं है। डिलीवरी केसेस में जो अमवात होती हैं उसकी अगर रिपोर्ट देखें आप हैरान रह जाएंगे। तो मतलब एक अजीब सूरत हाल है। अभी मुझे नहीं समझ आती कि अभी ये जो लोग मज़ीद गुर्बत की गहराई में जा रहे हैं, या इनको एक ज़िंदा रहने के लिए इनके पास अभी क्या ऐसा उम्मीद बाकी रह गया है कि वो ख़ुद को ज़िंदा रख सकें। तो ज़िम्मेदारी फिर रियासतों की आती है, लेकिन रियासतें जो ज़राए आमदन है, जो ऑलरेडी एक ज़राए आमदन चल रहा है, उसको उन्होंने बंद करके रख दिया है। तो फिर क्या तवक्को रखें कि वो कोई ज़राए पैदा कर लेंगे नौकरी वगैरह का। तो बहरहाल ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी एक क्या किया जा सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि जी ये जो कोऑर्डिनेटर वगैरह ये कौन लोग हैं। हालांकि वज़ीर आला बलूचिस्तान से जब भी मुलाकात होती है वो कहते हैं कि मुझ पे कुल के तनकीद करो, तनकीद बराए इस्लाह करो, जहाँ पे तनकीद होती है तो हम उसको इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, और कुल के जितना भी आप तनकीद कर सकते हो कर लें। ऐसे मुझे नहीं, बहुत सारे जो मीडिया दोस्त हैं, मीडिया के दोस्त हैं, उनको जब भी वज़ीर आला साहब मिलते हैं तो यही बात करते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप ऐसे काम करते क्यों हैं जिससे तनकीद की गुंजाइश पैदा हो। तनकीद की गुंजाइश तो हर जगह पैदा होती है, कुछ बहुत फाश गलतियाँ होती हैं जिस पे ज़ाहिर कि और आम बंदा भी उस पर तनकीद कर सकता है। और उस तनकीद का इस्लाह कैसे मुमकिन होगा जब तनकीद आप कहते हैं तनकीद कर लें तो ताकि इस्लाह हो। अभी 28 के करीब 29 के करीब आपने कोऑर्डिनेटर रखे हैं। तो इस बारे में जब वज़ीर आला बलूचिस्तान से दोस्त पूछते रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जी ये लोग जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं ये बग़ैर किसी मुआवज़ा के वो काम कर रहे हैं। तो अगर कोई सूबे की खिदमत करना चाहता है तो मज़ीद में कोऑर्डिनेटर रखता हूँ। ये वज़ीर आला साहब का अपना बातें हैं। तो फिर सवाल ये है कि जो 28 कोऑर्डिनेटर हैं, ज़रा इनका आउटपुट लें कि इन्होंने इनकी कारकर्दगी क्या है, इन्होंने क्या आवाम की क्या खिदमत की है, आवाम के लिए कौन सा क्या कहते हैं अपनी नींदें हराम करके रखी है इन्होंने। बिल्कुल नहीं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जब ज़ाती मुलाकात होगी भी इस पर बात हो सकती है
کہ آپ کے زیادہ تر کوآرڈینیٹر، زیادہ تر نہیں، اکثر جتنے ایک دو کو چھوڑ کے شاید تمام کے تمام لوگ مختلف کاروبار میں ظاہر ہے کہ وہ منسلک ہیں اپنے، انہوں نے اپنے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوآرڈینیٹر کا یہ عہدہ لیا ہے۔ میں مان لیتا ہوں ان کو کوئی سیلری نہیں مل رہی، تنخواہ نہیں مل رہا، ان کو کوئی گاڑی نہیں ہے، فیول نہیں ہے، تمام چیزیں میں مان لیتا ہوں، فری آف کاسٹ، بالکل فری میں۔ لیکن وہ جو سیاڑے لوگ ہیں نا، جو کوآرڈینیٹر پہ جو نوٹیفیکیشن لے کے جیب میں انہوں نے ڈال دیا ہے، وہ باہر پھر کس طرح کے دندے کر رہے ہوتے ہیں یا بلیک میلنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس کی بھی رپورٹ لینی چاہیے، پھر کارکردگی بھی دیکھنی چاہیے، اس کی کارکردگی کیا ہے، پھر وہ رپورٹ لینی چاہیے وہ پس پردہ کیا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایرانی جو سامان ہے زیادہ تر پیٹرول کا، اس کے بلیک مارکیٹنگ میں ملوث ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے اگر کسی کو اس عہدے سے پہلے اگر کہیں پہ کوئی ایف آئی اے یا پولیس وغیرہ ان کو کہیں پکڑ لیتی تھی، کوئی لے دے جو بھی ہوتا تھا، ابھی تو کوآرڈینیٹر ہیں جی، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا، اور پوچھتے بھی نہیں ہیں واقعی میں۔ یہ جو بلیک مارکیٹنگ کی جا رہی ہے نا ایرانی پیٹرولیم کا، تو ایک اربوں کروڑوں کا یہ بزنس ہے۔ اسی طرح یہ جو پراپرٹی کے کاروبار کرتے ہیں نا، زیادہ تر لوگ جو پراپرٹی سے منسلک ہیں، زیادہ تر یہ جو کوآرڈینیٹر ہیں یہ پراپرٹی کے بزنس سے وہ ہیں، ریلیٹڈ ہیں، آلریڈی ان کا کام چل رہا ہے، اور کروڑ پتی لوگ ہیں، ایسے غریب لوگ نہیں ہیں جتنے بھی کوآرڈینیٹر ہیں۔ اس میں ایک دو شاید چھوڑ کے کوئی مڈل کلاس ہو یا عام طبقے کا بندہ ہو، زیادہ تر یا پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ ہیں، یا یہ اللیگل جو مطلب پیٹرول کے جو بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی ملوث ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ کل ہی اسحاق ڈار نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیا، اس کا نرخ بڑھا دیا، تو اس سے ایک دن پہلے تک پورے شہر میں، پورے کوئٹہ شہر کی میں بات کر رہا ہوں، باقی میں نے اطلاع نہیں ہے میرے پاس، پورے مارکیٹ سے ایرانی پیٹرول غائب ہو گیا، پوری مارکیٹ سے۔ حالانکہ جو اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم مصنوعات میں وہ تو پاکستانی پیٹرولیم میں ہوا ہے، ایرانی تو وہی لائن ہے، وہی جس طریقے سے آتا ہے وہ تو آ رہا ہے، تو ایرانی حکومت نے تو وہ ریٹ نہیں بڑھایا ہے نا۔ ایک میں سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ایران میں تو ابھی بھی پاکستانی 18 روپیہ کا پر لیٹر وہ پیٹرول ملتی ہے، اور یہاں پہ جیسے ہی 250 سے 270 تک پیٹرولیم کے مصنوعات کی جو اضافہ ہوا 20 روپیہ، تو کوئٹہ میں ایرانی پیٹرول بھی نایاب ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، اس کو ڈمپ کر دیا انہوں نے۔ تو ذرا ایک دو دن کے بعد پھر جب یہ مارکیٹ میں لائی جائے گی جو پیٹرولیم پر لیٹر 20 روپیہ، آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ کتنے کروڑوں کا بزنس ہوتا ہوگا۔ اس تمام میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو 28 کوآرڈینیٹر رکھے گئے ہیں نا، زیادہ تر کوآرڈینیٹر ان دندوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ آفیشیل ہے نا، آفیشیل کو نہ بیچارہ پولیس والا پوچھ سکتا ہے نہ کوئی اور پوچھ سکتا ہے۔ پھر جب آپ کسی عہدے پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بارگیننگ کرنا بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے، آپ ایف آئی اے سے مکمکاو کر سکتے ہیں، آپ پولیس سے مکمکاو کر سکتے ہیں، کسٹم والوں سے مکمکاو کر سکتے ہیں۔ پھر زیادہ تر لوگوں کا کاروبار یہ جو کابلی گاڑیاں ہیں، جسے ہم کابلی گاڑی کہتے ہیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، ان میں بھی ان کا بڑا وہ ہے، بزنس میں انوالومنٹ ہے ان کی۔ تو پھر آپ چمن سے گاڑی اٹھا لیں، اپنا کوآرڈینیٹر کا وہ نمبر پلیٹ لگا لیں، کون پوچھے گا آپ کو، چلے جائیں پنجاب تک آپ بیچتے جائیں۔ تو یہ بہرحال اتنے سادہ لوگ نہیں ہیں، میں سی ایم صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کوآرڈینیٹر ہیں اتنے سیدھے سادے نہیں ہیں، نہ یہ خدمت خلق کے لیے یہ آئے ہیں، انہوں نے اپنا پورا مفاد دیکھا ہے، اس ڈیزگنیشن سے ان کو کیا مفادات ہیں، وہ اسی مفاد کو مد نظر رکھے انہوں نے کوآرڈینیٹر کہیں سے سفارش کروائی ہوگی، جیسے بھی کیا ہوگا، لیکن ان کا مطلع نظر جو ہے، وہ مطمع نظر وہ عوامی خدمت نہیں ہے، ان کے بلا سے عوام مرے یا جیے، وہ عوام کو پسوانے کے چکر میں ہے۔ اب پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں یا پراپرٹی کے مد میں آپ کو پتہ ہے اللیگل پراپرٹی کے کتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں۔
انوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ تو سارا کاروبار وہی ہے. اب یہ کروڑوں اربوں کا بزنس ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ جی وہ تو خدمت خلق کے لیے آئے ہیں, اور اگر اور بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو میں اس کو کوآرڈینیٹر بنا سکتا ہوں. تو یہ میرے خیال میں اس پالیسی پہ میری ذاتی ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ اس کو ذرا دوبارہ آپ نظر ثانی کریں. اس پہ کوآرڈینیٹر رکھنے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جس طرح جام کمال خان نے نان الیکٹیبل لوگوں کو فنڈ وغیرہ ان کے حوالے کیے, اسی طرح ابھی کوآرڈینیٹرز کا بھلے بغیر پیسے کے ہوں یا بلوچستان حکومت کے خزانے پہ کوئی بوجھ نہ ہو, لیکن وہ جو کما رہے ہیں جس طرح یہ کارڈ استعمال کر کے کوآرڈینیٹر کا, وہ خول استعمال کر کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اس پر بھی ذرا اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا. میرے خیال میں اس پالیسی کو نظر ثانی کر کے کوآرڈینیٹر کی ضرورت نہیں, ان کو ختم کر دینا چاہیے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.